उजड़े हुए एक शहर में माइलो नाम का एक आदमी एक ड्रोन में अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि मैं धरती पर आखिरी इंसान बचा हूँ और मैं चाहता हूँ लोग कभी इंसानियत को ना भूलें। इसके बाद वो अपने हाथ पर बने एक निशान को देखता है और याद करता है कि ये तबाही शुरू कैसे हुई। बात सन 2016 की है, जब पूरी दुनिया युद्ध और गरीबी से जूझ रही थी। माइलो एक छोटा अपाहिज लड़का है जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान मसूरी के एक खेत में रिकी के फोन के सिग्नल्स चले जाते हैं और उसके पास वाले खेत में एक प्लेन लैंड करता है जो बिना किसी शोर के लैंड करता है। ऐसा लगता है कि उसका इंजन ही बंद हो गया हो। उसी पल दुनिया में जितनी भी मशीन्स थी सभी बंद हो गई थी। आसमान में बहुत से बादलों की एक चादर सी बन गई थी जिसमें अचानक से एक बहुत बड़ा स्पेसशिप नजर आता है। मिलिट्री और मीडिया दोनों के बीच में हलचल शुरू हो जाती है और लोगों को भ्रम होने लगते हैं जिसमें उन्हें उनके मरे हुए फैमिली मेंबर्स नजर आने लगते हैं। इस तरह के भ्रम का कारण था कैरोलन नाम का एक एलियन जो पृथ्वी की निगरानी करने के लिए यहाँ आया है। ये एलियन ओवरलॉर्ड्स नाम की एक प्रजाति से बिलोंग करता है। वो कहता है, मैं यहाँ सारी दुनिया के दुख दर्द मिटाने के लिए आया हूँ। मैं इस धरती का एक नया वर्जन बनाऊंगा जिसे यूटोपिया कहा जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए कैरोलन की बात बिल्कुल सच साबित हुई। दुनिया भर में चल रहे युद्ध खत्म हो चुके थे। सारी दुनिया की मीडिया भी हैरान हो जाती है क्योंकि जो देश कभी दुश्मन हुआ करते थे आज उनके बीच बहुत फ्रेंडली रिलेशंस बन चुके हैं। लेकिन कुछ ताकतवर लोग इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि युद्ध होने से ही उनका बिजनेस चलता था। वहीं दूसरी तरफ मसूरी में रिकी के नेबर्स परेशान थे कि अब करें तो करें क्या। रिकी उनसे कहता है, एलियंस ने अब तक हमारा कुछ बिगाड़ा तो है नहीं, सिर्फ भला ही किया है, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। उसी शाम रिकी और उसकी वाइफ ये नोटिस करते हैं कि घर के अंदर एक भी इलेक्ट्रिकल चीज काम नहीं कर रही है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से भूकंप आने लगता है। इसलिए वो दोनों अपने कुत्ते को लेकर बेसमेंट में चले जाते हैं। अगले ही पल घर में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगती है। कोई अनोखी ताकत दरवाजे के स्क्रूज को ढीला कर देती है ताकि रिकी उस रोशनी को देख सके। रिकी का घर उसकी नजरों के सामने बिखरने लगता है और वो देखता है एक बहुत बड़ा ड्रोन उसकी तरफ देख रहा है। जब रिकी उस ड्रोन के साथ चलने के लिए मान जाता है तब वो ड्रोन रिकी का घर पहले जैसा कर देता है। एक तरफ व्हाइट हाउस के ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ रिकी उस ड्रोन के अंदर बैठ के वहां से चला जाता है। अचानक से रिकी अपने आप को न्यूयॉर्क के एक बहुत ही महंगे होटल के रूम में पाता है। वो इस रूम को पहचान जाता है क्योंकि यहाँ वो अपनी पहली वाइफ जो अब इस दुनिया में नहीं रही उसके साथ हनीमून पर यहाँ आया था और वो ये भी समझ जाता है ये सिर्फ एक भ्रम है। तभी वो कैरोलन नाम का एलियन रिकी से बात करने लगता है। वो रिकी के सामने एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है, तुम एम्बेसडर बन जाओ ओवरलॉर्ड्स और ह्यूमंस के बीच और एक लिंक की तरह काम करो। रिकी कहता है, तुमने गलत इंसान को चुन लिया है, तुम्हें किसी पॉलिटिशियन को लाना चाहिए था। लेकिन कैरोलन कहता है कि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं और तुम्हारे सारे पड़ोसी तुम्हारी ईमानदारी की वजह से तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए तुम इस काम के लिए एकदम सही हो। इसके बाद कैरन रिकी को एक मिस्टीरियस गैजेट देता है लेकिन उसे यूज कैसे करना है वो उसे अभी नहीं बताता। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में एक माँ अपने बीमार बच्चे को उस स्पेसशिप की तरफ करती है और उसी समय रिकी के खेतों में बहुत सारे मीडिया मेंबर्स आ जाते हैं क्योंकि रिकी पहला इंसान था जिसको एलियंस ने एब्डक्ट किया था। फिर वो ड्रोन वहां पर रिकी को ड्रॉप करके चला जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट एजेंट उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि गैजेट हमारे हवाले करो, लेकिन रिकी मना कर देता है। इतने में एली आ जाती है वहां पर कैमरा लेके कि कहीं कोई हाथापाई ना हो, लेकिन उसी समय एजेंट्स उन पर गन पॉइंट कर देते हैं और रिकी के पास गैजेट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे वो गैजेट खोलते हैं जो वो बेबी था वॉशिंगटन में वो ठीक हो जाता है। कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया से ये खबर आने लगती है कि जितने भी लोग बीमार थे सब ठीक हो चुके हैं। रिकी को स्पीच देने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया जाता है। वहां वो लोगों को कहता है कि मैं एम्बेसडर हूँ और मैं आपके और एलियंस के बीच एकमात्र लिंक हूँ क्योंकि कैरोलन अभी आपको इस काबिल नहीं समझता कि आप उससे डायरेक्ट मिल सको। इसके बाद रिपोर्टर्स अपने सवाल करने लगते हैं और रिकी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बहुत नर्वस दिखाई देता है। इसके बाद जब भी कैरोलन को रिकी से बात करनी होती थी वो ड्रोन के जरिए उसको उसी होटल में बुलाकर उससे बात करता था। जैसे वक्त बीतता गया ओवरलॉर्ड्स ने बाकी की परेशानियां भी दूर करनी स्टार्ट कर दी जैसे कि भुखमरी और गरीबी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी एलियंस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि एलियंस जानबूझकर अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। इसलिए वो एक मुहिम चलाते हैं जिसके लिए पैसे दे रहा था एक मीडिया टाइकून ह्यूगो। वो लोगों को कैरोलन के अगेंस्ट भड़का रहा था। रिकी कैरोलन को कहता है, तुम्हें लोगों के सामने आना चाहिए ताकि उन्हें तुम पर विश्वास हो सके, लेकिन कैरोलन कहता है नहीं अभी सही वक्त नहीं है। दूसरी तरफ माइलो को स्कॉलरशिप मिल जाती है। माइलो हर समय न्यूज देखता रहता था। वो सोचता था कि एलियंस कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एक शाम माइलो खुद ही सीढ़ियों से नीचे उतर आता है और देखता है उसकी माँ एक डीलर से बहस कर रही थी। अचानक से वो डीलर गन निकालकर उसके सिर पर मारता है। तभी माइलो चिल्लाने लगता है और इसी बात से वो डीलर गुस्सा होकर उसको शूट कर देता है। उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है। तभी आसमान से एक लाइट चमकती है और ये लाइट उस डीलर को मार
मार देती है और दूसरी तरफ माइलो को जिंदा कर देती है। ना सिर्फ जिंदा बल्कि अब वो चल भी सकता था। ये पूरा इंसिडेंट मीडिया कवर कर लेती है और ह्यूगो कहता है एलियंस भगवान बनने का नाटक कर रहे हैं। दूसरी तरफ मसूरी में रिक्की की करंट वाइफ एली उसे कहती है कि आजकल तुम घर पर बिल्कुल नहीं रहते हो, मुझे नहीं लगता कि मेरी अब तुम्हें कोई जरूरत है। तभी रिक्की को उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। जब वो बाहर आकर देखता है कोई उसको किसी चीज से हिट करके उसे बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है उसे पता चलता है कि वो किडनैप हो चुका है। उसके किडनैपर कोई और नहीं बल्कि फ्रीडम लीग के लोग थे जो एलियंस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसे वो पूरी रात एक कैद खाने में कैद करके रखते हैं। अगली सुबह एली एलियंस से भीख मांगती है कि मेरे पति को लौटा दो। दूसरी तरफ रिक्की को ह्यूगो के पास लेकर जाया जाता है। ह्यूगो एलियंस को लोगों की नजरों में बुरा बनाना चाहता था, लेकिन ह्यूगो को नहीं पता था कि कैरोलिन ये सब ब्रॉडकास्ट कर रहा है। रिक्की ह्यूगो की बात मानने से साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद ह्यूगो अपने आदमियों को रिक्की को शूट करने के लिए कहता है। जब एक बुलेट रिक्की को लगने ही वाली थी उससे पहले एलियन टाइम को फ्रीज कर देता है। उसके तुरंत बाद एक ड्रोन आता है जो रिक्की को लेकर वापस उसी रूम में जाता है जहां इस बार उसकी पहली बीवी इंतजार कर रही थी, जो हालांकि इस दुनिया में अब नहीं है। लेकिन जैसे ही रिक्की को एहसास हो जाता है कि ये एक भ्रम है, वो वापस अपने फार्म अपनी करंट बीवी एली के पास आ जाता है। अगले दिन रिक्की कैरोलिन को कहता है कि अगर तुम्हें सब पता था तो तुमने मुझे किडनैप क्यों होने दिया। कैरोलिन कहता है कि मैं चाहता था फ्रीडम लीग का असली चेहरा सारी दुनिया के सामने आए। इसके बाद कैरोलिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और आज से तुम आजाद हो। जाने से पहले रिक्की उस शीशे की फोटो खींच लेता है जिसके पीछे से कैरोलिन की आवाज आती थी। इसके बाद रिक्की और एली कैरोलिन का फेस देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये लोगों के सामने नहीं आता। जहाँ रिक्की और एली के बीच में फिर से प्यार पनपने लगता है, वहीं कुछ लोग आज भी ऐसे थे जो एलियंस को नापसंद करते हैं। माइलो दिल लगाकर पढ़ाई करता है क्योंकि वो चाहता था कि वो पहला इंसान बने जो एलियंस के प्लेनेट पर जाएगा। 10 साल बाद माइलो एक ग्रेजुएट बनता है MIT से और साथ ही साथ एस्ट्रोफिजिसिस्ट। रिक्की और एली दोनों प्यार भरी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं होता। धरती पर हर जगह शांति और प्रोस्पेरिटी है और इसका श्रेय सिर्फ एलियंस को जाता है। कैरोलिन ने जैसा प्रॉमिस किया था अब धरती वैसी बन चुकी थी। ना कोई बीमार था ना कोई गरीब था, तो अब वो फैसला करता है लोगों के सामने आने का। उसकी मुंह दिखाई में एक बहुत बड़ा इवेंट रखा जाता है। एक बहुत बड़े स्टेडियम में कैरोलिन का स्पेसशिप लैंड करता है और 2 छोटे बच्चे कैरोलिन को लेने के लिए उस स्पेसशिप में जाते हैं। हर कोई हैरान हो जाता है जब वो कैरोलिन को देखता है क्योंकि वो बिल्कुल डेविल जैसा दिखता था, यानी कि राक्षस। अगले कुछ सालों में ही धरती पर जिंदगी एकदम हेवन जैसी हो गई थी, लेकिन ओवरलॉर्ड्स आज भी अर्थ पर नजर टिकाए हुए थे। हर जगह शांति थी, हर कोई हेल्दी था और कोई गरीब तो था ही नहीं। लेकिन माइलो अपने भविष्य के लिए दुखी था क्योंकि लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च करना बंद कर दिया था और इसकी जॉब छूट जाती है। इसके बाद माइलो जॉब की तलाश में अफ्रीका जाता है और वहाँ मिलता है रेचल से, जिससे पहली नजर में ही उसे प्यार हो जाता है। अगले सीन में हमें रिक्की दिखाया जाता है। उसके घर में फिर से पहले जैसी लाइट आती है। वो उस लाइट का पीछा करते हुए जाता है जहाँ कैरोलिन उसका इंतजार कर रहा था। कैरोलिन कहता है मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। तभी अचानक से एली बाहर आ जाती है और देखती है कि एक ड्रोन उड़कर जा रहा है, लेकिन रिक्की फिर भी वहीं था। रिक्की कहता है कि कैरोलिन सिर्फ ये देखने आया था कि हम लोग ठीक है कि नहीं, और सच्ची बात वो एली से छुपा जाता है। अगले दिन लोगों का एक बहुत बड़ा समूह खेत को घेरने लगता है। उन्हें लगता है कि कैरोलिन यहाँ आया था तो जरूर कुछ बात है। एली कहती है कि मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। रिक्की कहता है कि कैरोलिन ने कहा है धरती की किस्मत कुछ और है। दूसरी तरफ अफ्रीका की रिसर्च फैसिलिटी में भूकंप आने लगता है। रेचल नोटिस करती है कि जितने भी जानवर उस रिसर्च सेंटर में थे सारे बहुत परेशान दिख रहे थे और डॉक्टर बॉयस को वहाँ पर एक ऐसा कमरा दिखता है जो वहाँ पहले कभी था ही नहीं, जिसे एलियंस ने वहाँ पर लाकर रख दिया। वो लोग कैसे भी करके उस रूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक गैजेट रखा होता है जो एक क्विजा बोर्ड की तरह दिखता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि कैरोलिन हमारी किसी से बात कराना चाहता है। बाद में जब बॉयस क्विजा बोर्ड के बारे में रिसर्च करता है उसे पता चलता है कि इस बोर्ड का इस्तेमाल शैतान करता था, यानी कि सैटन। उसी रात अमेरिका के एक घर में टॉमी नाम के एक बच्चे को नाइटमेयर्स आते हैं और उसे अपने घर के बाहर एक लाइट नजर आती है। लाइट एक ड्रोन में से आ रही थी जो घर के ऊपर मंडरा रहा था और वो लाइट टॉमी की माँ एमी के पेट पर जाकर रुकती है। जैसे ही ड्रोन वहाँ से जाता है एमी का हस्बैंड जेक जाग जाता है। एमी कहती है कि हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। जेक देखता है कि टॉमी घर के गैराज के पास खड़ा है। जैसे ही जेक लाइट ऑन करने की कोशिश करता है वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। टॉमी एक अजीब सी निगाहों से उसे घूरता रहता है और कहता है कि ये सब कुछ खत्म होगा फिर नई शुरुआत होगी। टॉमी की माँ कहती है हमें कोई नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन टॉमी अपने पिता पर किसी चीज से अटैक करता है और फिर से कहता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर से शुरुआत होगी। अगले दिन टॉमी के माँ बाप के बीच में बहस होने लगती है। वो दोनों टॉमी के बर्ताव के बारे में परेशान थे और एमी कहती है कि रात को मेरे पेट में भी बहुत दर्द होता है। कुछ देर बाद वो प्रेटा नाम की एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ले आते हैं। अपने पहले ही सेशन में टॉमी प्रेटा को बताता है कि मुझे एक महाप्रलय के सपने आते हैं। कहता है कि एक बहुत बड़ी आंख सूरज को ढक लेगी और कहता है ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, मैंने ये जिंदगी अपनी आंखों से देखी है। जब प्रेटा सवाल कर रही थी तभी टॉमी के कानों में कोई अजीब सी आवाज आने लगती है जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। वो अपने सेशन को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। जब प्रेटा टॉमी के करीब जाती है तभी कोई अदृश्य शक्ति प्रेटा के गले में पड़े नेकलेस से उसका गला घोटने
काटने लगती है। प्रेटा किसी तरह से उस चेन को ही तोड़ देती है। जब टॉमी थोड़ा शांत होता है वो अपनी माँ एमी का पेट छूने लगता है और कहता है अब बेबी चुप हो गया है। एमी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। प्रेटा घबराकर घर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। इसी दौरान माइलो डॉक्टर बॉयस को कहता है लैब के जानवरों की आंखें हरी हो गई हैं, लेकिन बॉयस की सिर्फ एक ही चाहत थी कि किसी तरह कैरोलिन को मनाकर वो उसके साथ उसके प्लेनेट पर जा सके। इसलिए बॉयस नहीं चाहता था कि कोई कुछ ऐसा करे जिससे कैरोलिन नाराज हो जाए। दूसरी तरफ मसूरी में रिकी के हाथ में पेन होने लगता है। जब लोग रिकी से बार बार पूछते हैं कि एलियंस की कोई न्यूज बताओ, रिकी उनसे कहता है कि हमें परेशान मत करो, और तभी उसके हाथ की नसें लाल पड़ने लगती हैं और रिकी को दिल का दौरा पड़ता है। उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रिकी को कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी में कोई जहर है जो पहले धरती पर कभी नहीं देखा गया, इसलिए इसका कोई इलाज भी नहीं है और अब तुम्हारे पास ज्यादा समय भी नहीं बचा। रिकी और एली किसी तरह से खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एली घर जाकर अपने घर में मौजूद सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को इकट्ठा करती है और किसी तरह से कैरोलिन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ पेरेटा एक प्रीस्ट से मिलने जाती है। हमेशा से वो डीमंस और डेविल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती है और प्रीस्ट से पूछती है कि कैरोलिन का इनसे क्या लेना देना है, लेकिन प्रीस्ट समझाता है कि भगवान पर भरोसा रखो। माइलो और रेचल भी भगवान की एग्जिस्टेंस के ऊपर बहस कर रहे होते हैं और माइलो कहता है हमेशा से इंसान कैरोलिन जैसा एक शैतान बनाते आए हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा से पता था कि कहीं दुनिया में ओवरलोड्स रहते हैं, इसलिए देवता और शैतान जैसा कुछ नहीं है। 4 महीने बाद एमी को पता चलता है कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है। वो सोचती है कि मैं अपने बच्चे का नाम जेनिफर रखूंगी, लेकिन इससे पहले वो किसी को बताती टॉमी जोर से जेनिफर चिल्ला देता है। एक रात प्रेटा टॉमी के घर आती है। उसी वक्त एलियन ड्रोन उसके सिर के ऊपर आ जाता है और जब प्रेटा उसकी तरफ क्रॉस दिखाती है वो ड्रोन वहाँ से चला जाता है। वो टॉमी की फैमिली को समझाने की कोशिश करती है कि शैतान आ रहा है। वो कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं और तुम यहाँ से चली जाओ। अगले दिन प्रेटा और दुखी हो जाती है जब उसे पता चलता है कि रिकी एक हॉस्पिटल में है और वो कैरोलिन जो सबकी मदद कर रहा था उसने रिकी को उसके हाल पर छोड़ दिया। वो फैसला करती है कि वो मसूरी जाएगी और वहाँ पर लोगों की मदद करेगी और साथ ही एली से दोस्ती करेगी। वहीं दूसरी तरफ बॉयस एक स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वो टॉमी के माता पिता जेक और उसकी फैमिली को इनवाइट करता है। बॉयस हर किसी के साथ अच्छी मेहमान नवाजी करता है, लेकिन एमी को वो खास तवज्जो देता है। जेक की बात माइलो से होती है और माइलो से समझाता है कि ये रिसर्च सेंटर बंद होने वाला है और इसके बाद यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं हुआ करेंगे। उसी समय बॉयस चीफ गेस्ट को बुलाता है जो कि था कैरोलिन। फिर बॉयस अनाउंस करता है कि हम यहाँ से जानवरों को कैरोलिन के प्लेनेट पर भेज रहे हैं। माइलो कैरोलिन से पूछता है कि तुमने साइंटिफिक रिसर्च को क्यों बंद करवाया। कैरोलिन कहता है कि साइंटिफिक रिसर्च करके ह्यूमंस उस ताकत के करीब पहुंच रहे थे जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसके बाद बॉयस और कैरोलिन एमी को लेकर उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ओइजा बोर्ड रखा था। वो उसका हाथ उस मशीन पर रख देते हैं। इसके बाद कैरोलिन एमी के पेट में जो भी पल रहा था उससे बात कर पाता है। इसके तुरंत बाद आसमान में एक लाइट बीम जाती है। बॉयस की नाक से खून बहने लगता है और कैरोलिन एमी के पेट में पल रहे बच्चे से बात करने लगता है और जोर से कहता है ये कोई बच्चा नहीं है और ना ही ये किसी को बचाएगा। बॉयस को लगता है कि एमी को बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है और सेम उसी टाइम टॉमी का पिता उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी एमी और टॉम कहते हैं कि हमें मत छुओ। इसके बाद एमी उस ओइजा बोर्ड का यूज करके लाइट को गाइड करने लगती है और टॉमी भागकर छत पर चढ़ जाता है और जोर से चिल्लाता है कि जेनिफर जाग गई है और छत से कूद जाता है। कैरोलिन कहता है कि एमी ने अपना काम बखूबी किया है। वहीं दूसरी तरफ जेक टॉमी को बचाने भागता है और वो देखता है कि टॉमी जमीन से टकराया ही नहीं बल्कि हवा में उड़ रहा है और अपने बेटे को गले से लगा लेता है। तभी टॉमी कहता है कि मुझे जेनिफर से डर लगता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। इसके बाद एमी भागकर अपने पति और अपने बेटे के पास पहुंचती है और वो तीनों पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। वापस आते समय एमी के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ माइलो को पता चलता है कि जो लाइट बीम यूज की थी वो एक सिंबल था जिससे कैरोलिन अपने यहाँ के लोगों से बात कर रहा था। वो उस सिंबल को एक नैपकिन पर ड्रॉ कर लेता है और उसके बाद उस पर रिसर्च स्टार्ट कर देता है। रेचल देखती है कि माइलो एक स्टार चार्ट पर उस सिंबल को बना रहा है जिससे उन्हें पता चलता है कि एक कैरिना सिस्टम है जो ओवरलोड्स का घर है। इतनी बड़ी खोज के बाद वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले दिन कैरोलिन रिकी और एली के पास जाता है और रिकी को जहर का एंटीडोट देता है, लेकिन उसी वक्त प्रेटा वहाँ आ जाती है और वो कैरोलिन को कहती है कि तुम झूठे हो। जिसके बाद कैरोलिन कन्फेस करता है और कहता है कि रिकी आज तक पिता नहीं बन पाया, उसका कारण मैं हूँ और मैंने ये रिकी की भलाई के लिए किया क्योंकि मैं जानता था धरती पर जीवन अब कुछ ही साल का रह गया है।
एली के कहने पर प्रेटा कैरोलिन को शूट कर देती है। कैरोलिन दर्द में कर्राता हुआ भी कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया। इमोशंस में बहकर रिकी अपनी एंटीडोट को कैरोलिन को लगा देता है, जिससे वो दोबारा से ठीक हो जाता है। ठीक होते ही कैरोलिन प्रेटा को कहता है कि तुम कितनी भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन जो होने वाला है तुम उसे टाल नहीं सकती। उसी रात प्रेटा को अपने घर पर अपनी माँ का भूत नजर आता है और वो उस भूत का पीछा करते करते बालकनी से नीचे गिरकर मर जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर बॉयस शक करने लगता है कि कैरोलिन ने अगर उन जानवरों को मांगा है तो जरूर कुछ हिडन एजेंडा है। उसी समय एक हॉस्पिटल में एमी जेनिफर को जन्म देती है, जिसकी आंखें बचपन से ही हरी हरी चमकने लगती हैं। 4 साल बाद के समय में जो बच्चे हैं वो पहले के बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वो यूटोपिया के बच्चे हैं। जैसा आपको याद होगा कि अर्थ अब यूटोपिया बन चुका है। माइलो जो अभी भी रेचल को डेट कर रहा था, वो कहता है आजकल के बच्चों में असीम ताकतें हैं और मैं नहीं जानता ये फ्यूचर में इसको किस तरह से यूज करेंगे। माइलो आजकल बढ़ते बच्चों पर रिसर्च कर रहा था, जिनके पास अब टेलीकिनेटिक पावर्स भी हैं, जिन्हें अभी तक माइलो अच्छे से समझ नहीं पाया था। दूसरी तरफ रिकी भी किसी तरह से अभी तक जिंदा था, लेकिन वो हर वक्त दर्द में रहता था। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी न्यू एथेंस में। वो लोग चाहते थे कि एलियन से पहले जो जिंदगी थी वैसी हो जाए, और इसके लिए वो दूसरों को इनवाइट करते थे कि तुम ज्वाइन कर लो इससे पहले कि देर हो जाए। एक रात कैरोलिन फिर से रिक्की से मिलने आता है और उसे बताता है कि अंत में होगा क्या, और कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ चलोगे। लेकिन रिक्की उसे मना कर देता है। अगले दिन माइलो और रेचल नोटिस करते हैं कि बच्चे कुछ अलग बर्ताव कर रहे हैं। सभी बच्चे अपना सीधा हाथ हवा में उठाकर जेनिफर का नाम पुकार रहे हैं, और बहुत से बच्चे टॉमी के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं अपने लीडर जेनिफर से मिलने। माइलो कहता है कि दुनिया भर के बच्चे सब कनेक्ट हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉमी कहता है कि जेनिफर ने हमें आने वाले समय के बारे में सब बता रखा है। जेक सभी बच्चों को अपने अपने घर जाने के लिए कहता है, लेकिन बच्चे उसे इग्नोर कर देते हैं। एमी जेनिफर के पास जाती है ये सोचकर कि कहीं उसकी छोटी सी बच्ची इन सब से डर ना गई हो, लेकिन जेनिफर एमी को कहती है कि माँ तुम घबराओ मत, मुझे पहले से पता था कि ये होने वाला है। जेनिफर वहाँ मौजूद जितने भी बच्चे थे सबसे टेलीपैथी के जरिए बात करने लगती है। जेक कहता है हमें न्यू एथेंस चलना चाहिए, लेकिन बच्चे रास्ता रोके हुए थे। तब जेनिफर अपनी पावर्स का यूज करके रास्ता खुलवाती है। जब वो न्यू एथेंस पहुंचते हैं, वो नोटिस करते हैं कि ये जगह हूबहू वैसी है जब एलियंस धरती पर नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ आज भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बदबू है, और साथ ही साथ वहाँ पर लोगों की मौत भी होती रहती है। माइलो बार बार जेक को कॉल करता है, लेकिन जेक उसकी कॉल को इग्नोर करता रहता है। उनके वहाँ पहुँचते ही पुलिस वाले उन्हें वहाँ के मेयर जेरी से मिलवाने ले जाते हैं। वो कहता है फ्रीडम के साथ जीना ज्यादा बेहतर है यूटोपिया के अंदर जीने से, और इस फ्रीडम के लिए अगर हमें मरना भी पड़ा तो हमें कोई गम नहीं है। एमी नोटिस करती है कि यहाँ के बच्चे भी जेनिफर को बुरी तरह से घूर रहे थे। अपने नए ठिकाने पर पहुंचने के बाद एमी कन्विंस करती है जेक को कि तुम माइलो से एक बार तो बात कर ही लो। जब माइलो फ्यूचर के बारे में पूछता है तो कनेक्शन खराब होने लगता है। जेनिफर कहती है मुझे मेरी आंखों के सामने सब कुछ दिखता है, और वो अपनी ताकत का यूज करके माइलो को भी वो विजन दिखाती है जिसमें धरती एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद जेनिफर कहती है कि अंत ही शुरुआत है। धरती को बचाने की चाहत में माइलो डिसाइड करता है कि वो ओवरलॉर्ड्स के शिप में घुसेगा जब वो जानवरों की नेक्स्ट शिपमेंट को लेने आएंगे। रेचल इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। वो उसे दिखाती है कि वो एनिमल्स को इस तरह से लेकर जाते हैं, जिससे माइलो एक पल को घबरा जाता है, लेकिन उसका साहस नहीं टूटता। कुछ समय बाद रेचल माइलो को उस शिपमेंट के साथ चोरी छिपे उस ट्रक में भेज देती है। दूसरी तरफ रिकी बहुत ज्यादा दर्द से जूझ रहा था। एली उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है जब रिकी दर्द में अपनी पहली बीवी का नाम लेता है। अचानक से रिकी अपने आप को उसी होटल रूम में पाता है। उसको एहसास भी नहीं होता कि कैरोलिन उसके पीछे है। उसे अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे एहसास होने लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसे रेडियो पर अपनी करंट वाइफ एली की आवाज आने लगती है, और रिकी को याद आ जाता है कि उसकी पहली बीवी की कैंसर से मौत हुई थी। जिसके बाद कैरोलिन सामने आ जाता है। वो रिकी को कहता है तुम सदा के लिए यहाँ रह सकते हो, लेकिन रिकी मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि ये सच नहीं है, और वो कहता है कि मैं एली से प्यार करता हूँ। इसके बाद रिकी वापस अपनी वाइफ एली के पास आ जाता है। कुछ समय बाद टॉमी अपनी फैमिली के साथ एक सिनेमा में होता है, लेकिन तभी अचानक से बीच में जेनिफर कहने लगती है कि अब टाइम आ गया है, और इस बार कैरोलिन आखिरी बार इंसानों के सामने आता है और उन्हें कहता है कि आप लोग एक बेहतर प्रजाति में कन्वर्ट होने वाले हो, इसका मतलब अब आप मरने वाले हो। इसके बाद सारी दुनिया के बच्चे अपना हाथ हवा में उठा लेते हैं। कैरोलिन कहता है ये बच्चे तुम्हें छोड़कर
छोड़कर चले जाएंगे और अब धरती पर कोई और पैदा नहीं होगा। उसी पल जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज थी वो नोटिस करती हैं कि उनका पेट खाली हो गया और सारी दुनिया के बच्चे हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन किसी तरह टॉमी जमीन पर ही रहता है। इसके बाद टॉम की फैमिली मेयर जेरी को ढूंढने जाती है, जो एक चर्च के कब्रिस्तान में था जहां उसकी बेटी को दफनाया गया था। उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी और साथ ही न्यू एथेंस को उड़ाने के लिए उसने एक बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया था। वो कहता है बिना बच्चों के इंसानियत का कोई वजूद ही नहीं है। दूसरी तरफ टॉमी एमी को कहता है मैं यहाँ सिर्फ आपको गुड बाय कहने के लिए रुका था, और ये कहकर वो भी हवा में उड़ने लगता है और एमी नीचे रोती रह जाती है। इसके बाद एमी जेक को बॉम्ब डिफ्यूज करने से मना कर देती है और जेक को कहती है अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे न्यू एथेंस पूरी तरह तबाह हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर एक पहाड़ जैसी जगह पर खड़ी होकर एक लाइट की बीम छोड़ रही थी, जिससे वो धरती पर रहने वाले हर इंसान की ऊर्जा को सोख रही थी। दूसरी तरफ ओवरलॉर्ड्स के शिप में माइलो जाग जाता है और उठते ही अपनी बॉडी में किसी तरह की दवाई का इंजेक्शन लगाता है। जब कैरोलिन जैसा ही एक दूसरा ओवरलॉर्ड उसे देख लेता है, वो बड़ी विनम्रता के साथ उसका स्वागत करता है और उसे धरती का दृश्य दिखाता है जो बहुत ही भयानक था। वहाँ हर जगह लावा बह रहा था। वो माइलो को ये भी बताता है कि धरती पर ऑलरेडी 40 साल गुजर चुके हैं जब से तुम यहाँ शिप पर हो, और कहता है कि धरती पर जो होना था वो सब कुछ हो चुका है और सब वैसा ही हुआ है जैसा ओवरमाइंड ने सोचा था। ओवरमाइंड पूरे यूनिवर्स की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जिसने ओवरलॉर्ड्स को हजारों साल पहले धरती पर ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। माइलो कहता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, जिसके बाद वो माइलो को ओवरमाइंड के पास ले जाते हैं जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल और ब्राइट बीम ऑफ लाइट है। जैसे ही शिप उस लाइट में पहुंचता है, माइलो अपने आप को एक सफेद सी जगह पर देखता है जहां उसे एक ऑरेंज कलर की परछाई नजर आती है जो थी ओवरमाइंड। माइलो को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने के लिए ओवरमाइंड उसकी गर्लफ्रेंड रेचल का रूप ले लेता है और माइलो को कहता है यही अंत है और यही शुरुआत है। माइलो अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और अचानक से उसकी आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि वो वापस अर्थ पर पहुंच जाए। जब माइलो की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो वापस अर्थ पर आ गया है, लेकिन अभी तक वहाँ 85 साल गुजर चुके हैं। पूरा प्लेनेट एकदम वीरान हो चुका है। ओवरलॉर्ड आज भी माइलो की मदद करना चाहते थे, इसलिए वो बर्फ में जमी हुई रेचल को उसके सामने लाकर रख देते हैं। माइलो बेहद गुस्सा हो जाता है और अपना दिया हुआ नेकलेस उसकी बॉडी से खींच लेता है, जिससे रेचल की बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इसके तुरंत बाद माइलो के हाथ पर एक निशान बन जाता है। इसके बाद कैरोलिन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि माइलो ही आखिरी इंसान है। वो कहता है कि मुझे इंसानों से जलन है क्योंकि ओवरलॉर्ड्स इंसानों की तरह एक लाइट में परिवर्तित नहीं हो सकते, जिसमें परिवर्तित होकर वो ओवरमाइंड में जुड़ जाते हैं। वो माइलो को अपने साथ रुकने के लिए कहता है, लेकिन माइलो मना कर देता है और कहता है मुझे वापस धरती पर छोड़ दो। माइलो की रिक्वेस्ट पर वो उसे धरती पर छोड़ देते हैं, जहां आज भी जेनिफर ऊर्जा को सोख रही थी। जमीन टूटने लगती है और माइलो को एहसास हो जाता है कि अर्थ के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। माइलो कैरोलिन से कहता है कि मैं ये सब नहीं देखना चाहता, जिसके बाद कैरोलिन उसे उसकी ही मेमोरीज को दिखाने लगता है, जिन्हें देखते देखते माइलो इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ धरती भी खत्म हो जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो का नरेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।